अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, ये विकिपीडिया पे जनवरी 2023 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का कर्जा 62.46 ट्रिलियन रुपीस है, यानी $274 बिलियन। 274 बिलियन डॉलर। ये IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब, चाइना, इधर उधर सब मिला के कर्जा है, जो कि पाकिस्तान के GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 79% है। पाकिस्तान के करंटली जो अकाउंट में है $5.82 बिलियन। ये जनवरी के शुरू का था, लेकिन अब $4.6 बिलियन है फेडरल रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। जबकि खाली 31 मार्च तक पाकिस्तान को $8 बिलियन कर्जा वापस करना है। इसमें सऊदी अरब और इमारात के $3 बिलियन नहीं शामिल, जिनसे पाकिस्तान ने पांव पकड़ के भीख मांग ली है। अजीज दोस्तों, सिचुएशन ये है कि ये इस मुल्क का कर्जा है और इस मुल्क की हालत यह है कि लोगों के पास आटा नहीं है खाने को, लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज़ लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कुछ भी नहीं है। और इस मुल्क में जो हायरार्की है, जो रूलिंग ओलिगार्की है, जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर, आर्मी के जजेस, पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ये और वो, उनको इतनी फैसिलिटीज़ और इतने अलाउंसेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं और जनरल्स हैं। सबसे ज़्यादा जो लीगल पेमेंट है, बाकी तो करप्शन की तो इंतहा है, दुनिया में कहीं इतना नहीं दिया जाता। और मज़े की बात यह है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स और मिनिस्टर्स अपनी सैलरी बढ़ाने के खुद डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। यानी पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं कि अब अगले महीने से सैलरी इतनी होगी तो इतनी होगी। ये खुद डायरेक्ट अपनी सैलरीज भी बढ़ाते रहते हैं। जजेस को सैलरीज बढ़ानी होती हैं तो पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करते हैं, पॉलिटिशियंस जजेस की सैलरी बढ़ा देते हैं। और जनरल्स को तो सैलरी की ज़रूरत ही नहीं, ये तो ऐसे ही लूट मार कर लेते हैं। और फैसिलिटीज़, ये सैलरीज वगैरह के अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं यार, ये आपको कुछ चीज़ें तो ये बताएंगे भाई साहब। पाकिस्तानी हुकूमत IMF से हर साल $2 अरब का कर्जा लेती है, लेकिन वही हुकूमत सालाना अपने सिर्फ 1% इलीट क्लास के मराआत पर $4.7 बिलियन खर्चा करती है। पाकिस्तान के हर जज, जर्नेल, ब्यूरोक्रेट और सियासी वजीरों और मुशीरों को लामहदूद आसाइश और मराआत हासिल है, और इस लामहदूद आसाइश और मराआत में उनको फ्री पेट्रोल और CNG की सहूलत भी हासिल है। मिसाल के तौर पर एक मिनिस्टर को 800 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक पेट्रोल की इजाजत है। इस तरह जजेस साहिबान को 500 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक पेट्रोल दिया जाता है। इस तरह पाक फौज के हर ब्रिगेडियर के पास गाड़ी होती है, उनको भी POL अलाउंसेस दिया जाता है, उनकी गाड़ियों का खर्चा सरकारी खजाने से दिया जाता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शामिल है, असिस्टेंट कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, DPOs है, SDOs हैं, और जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है, उनको सरकारी खजाने से हर माह मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। किसी को 400 लीटर अलाउड है तो किसी को 500 लीटर अलाउड है। किसी के ज़ेर इस्तेमाल 1 गाड़ी है तो किसी के ज़ेर इस्तेमाल 3 गाड़ियां हैं। किसी के बच्चे उसमें शुमाली इलाकाजात की सैर को जाते हैं और किसी की बीवी उसको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करती है। हैरत की बात है कि मुमलिकत खुदादाद में 30,000 रुपए पे नौकरी करने वाला एक उस्ताद और एक सुपरडेंट जो 16 ग्रेड और 17 ग्रेड का होता है, वो अपने मोटरसाइकिल में उसी 30,000 रुपए में तनख्वाह से पेट्रोल डलवा सकता है। लेकिन हमारे 20 ग्रेड के अफसरान, हमारे ब्रिगेडियर, हमारे जजेस, हमारे जर्नेल और हमारे वज़रा और मुशरा लाखों रुपए के तनख्वाहों और मराआत के बावजूद इतनी उनकी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने जेब से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके। वक्त आ गया है कि हुकूमत आवाम को नचोड़ना छोड़ दे और जो 1% इलीट क्लास है, जो इस मुल्क के 22% वसाइल पर काबिज है, उनका एहतसाब करे और उनकी मरात वापस की जाए। वक्त आ गया है कि हम बहैसियत आवाम भी इसके खिलाफ उठ खड़े हों।
आपको जहां कहीं भी मार्केटों में, शुमाली इलाकाजात में, बाजारों में सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ी नजर आए और उसमें किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट और किसी सरकारी एहलकार के बीवी बच्चे हों, तो उनकी वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये आपके गुलाम है, ये आपके आका नहीं है, ये हमारे एहलकार है, ये हमारे टैक्स पेयर के मनी से हमारी खिदमत के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने हायर की हैं और ये गाड़ियां उनको सरकारी ड्यूटी के लिए जाती है, उनकी बीवी बच्चों के सैर सपाटे के लिए नहीं। वक्त आ गया है कि हम अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपने कैमरे का इस्तेमाल करें, पुरअमन तौर पर उनके सामने एहतजाज करें और उनको एहसास दिलाएं कि आप इस गरीब कौम के पैसों से ये पेट्रोल फूंक रहे हैं। इतनी तो हम गैरत और हमीयत कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं और उनको एहसास दिलाएं कि हमारा मुल्क अगर आज बैंकरप्सी के दहाने है और एक गरीब 210 रुपए में पेट्रोल बर्दाश्त कर सकता है और 650 रुपए किलो घी बर्दाश्त कर सकता है, तो ये जो अमीर तबका है जिनकी बेसिक तनख्वाह है 5 और 10 लाख रुपए से शुरू होती है, वो अपने जेब से अपने लिए पेट्रोल क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? सोचने की बात है। अब आप खुद देखें कि ये भी मिनिमम बताया गया है। इसके अलावा एक मामूली मैं बताऊं आपको कि जब मैं मेयर था कराची के जमशेद टाउन का, तो मेरे जमशेद टाउन में 169 काउंसलर्स थे। 169 शायद इतने ही थे। 169 काउंसलर्स थे एक टाउन में, कराची के 18 टाउन थे कराची के। उसमें से मैं जब किसी इलाके में जाता था तो काउंसलर का प्रोटोकॉल देख के मैं हैरान रह जाता था। और उन काउंसलरों को फंड मिलते थे और पता नहीं क्या क्या मिलते थे, और वो अपने इलाके में कोई गटर की लाइन डलवानी, कोई कुछ कराना है तो ठेकेदार से डायरेक्ट इनकी सेटिंग होती थी। वो मिलियंस ऑफ रुपीस कमाते थे। अब आप इसको अगर एक कंपेयर करें किसी अमीर मुल्क से, मैं मिसाल दूंगा आपको स्वीडन की। स्वीडन में जो डेमोक्रेसी असल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस शुड नॉट हैव ए पेड जॉब, और पेड हो भी तो मिनिमम। और यही इस्लाम भी कहता है। इस्लाम का एक वाक़या है कि फर्स्ट कैलिफ अबू बकर जब खलीफा बने तो उनसे कहा गया कि आप अपना जो छोटा मोटा काम करते हैं पैसा कमाने के लिए वो बंद करें, क्योंकि आप खलीफा हैं तो आप अपना काम कैसे करेंगे फिर? तो उन्होंने कहा खाऊंगा कहाँ से? तो उनसे कहा गया कि आपकी सैलरी आप खुद मुकर्रर करो। तो इन्होंने कहा रियासत मदीना में जो सबसे कम मजदूर की सैलरी है ना, वो मेरी सैलरी फिक्स कर दो। उन्होंने वो सैलरी फिक्स कर दी। अब वो कुछ दिन चलते रहे। कुछ दिन बाद उनकी बीवी ने उनको हलवा पेश किया। तो उन्होंने कहा कि ये हलवा कहाँ से आया? तो कहा गया कि उनकी बीवी ने कहा कि वो मैंने रोज़ अपने राशन में से थोड़ा थोड़ा बचा के रखा था, तो इतना बच गया कि आज हलवा बन गया। तो अगले दिन उन्होंने जाके अपनी सैलरी कम कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, सैलरी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही है। ये एक वाक़या बताया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के जो राइट हैंड मैन थे, फर्स्ट खलीफा अबू बकर का। जबकि हमारे यहाँ का क्या हाल है, और अब आप स्वीडन का हाल देखें। स्वीडन के पार्लियामेंट मेंबर्स को मुफ्त में कॉफ़ी नहीं मिलती। कॉफ़ी नहीं मिलती। पाकिस्तान में 50 रुपए का नान है, रोटी है, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए शायद 1 या 2 रुपए की रोटी है। अब आप आगे देखें स्वीडन के और क्या हालात हैं। स्वीडन में सिर्फ 3 गाड़ियां हैं पार्लियामेंट के पास, जो कि फॉरेन ऑफिशियल को आते हैं उनके लिए हैं। स्वीडन के पार्लियामेंट के मेंबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जिसका सालाना टिकट इनको मिलता है। 1957 तक इनकी जॉब की सैलरी नहीं मिलती थी। अब ये $4,300 इनको मिलती है। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से कम है ये, और अपनी सैलरी ये बढ़ा नहीं सकते खुद। इनको अपार्टमेंट सिर्फ उनको दिया जाता है जो स्टॉकहोम कैपिटल से बाहर से आते हैं उधर, तो उनको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट दिया जाता है जो खाली 480 स्क्वायर फिट होता है। कोई सेपरेट बेडरूम नहीं होता, कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती, कोई डिश वॉशर नहीं होती। अपने दोस्तों को अपने घर में नहीं ठहरा सकते। अगर ठहराएंगे रात रुकने के लिए तो उसकी पे करेंगे सरकार को। 1980 तक अपार्टमेंट्स में कुछ भी नहीं दिया गया था। एमपी सोफा बेड पे सोते थे। कोई वेटर नहीं है स्वीडन की पार्लियामेंट पे। स्वीडन के एमपीज अपनी
डिशेस खुद खरीदते हैं और फिर वो खाने के बाद बर्तन अपना खुद धोते हैं। कोई सेक्रेटरी, कोई असिस्टेंट इनको नहीं मिलता एमपीज़ को। हर पार्टी के पास थोड़े सेक्रेटरीज का अलाउंस होता है जो कि पार्टी अपॉइंट करती है, कोई इंडिविजुअल मेंबर नहीं कर सकता। स्वीडिश एमपी के पास कोई टेलीफोन ऑपरेटर नहीं होता, वो अपनी कॉल खुद रिसीव करते हैं और जवाब देते हैं। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पार्लियामेंट में सारे होते हैं, आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, सारे मिल के पढ़ते हैं। पार्लियामेंट ने सारे मेजर अखबारात की सब्सक्रिप्शन रखी है। एमपी अगर ट्रैवल करता है तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन लेना है। अगर रेंट ए कार पे ज़रूरी है तो शॉर्टेस्ट रूट चूज़ करना है। और अगर बाहर जाना है तो कॉस्ट $5,400 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई पेंशन नहीं है एमपीज़ की। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक खाली इनको 85% सैलरी मिलती है, इसके बाद कोई पेंशन नहीं है। और वो भी 2 साल तक जो 85% मिलती है इस कंडीशन पे मिलती है कि आप अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रहे हैं। रीजनल पॉलिटिशियंस जो होते हैं इनकी कोई सैलरीज नहीं होती, ये पब्लिक सर्विस मानी जाती है, इसलिए कोई इसकी सैलरी नहीं मिलती। काउंसलर्स की कोई ऑफिस नहीं होती, घर से काम करते हैं। कोई क्राइम करेंगे तो इम्यूनिटी नहीं है। जुडिशल सिस्टम इसका इसी तरह है। जजेस के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पब्लिक सर्विस जो स्वीडन में है ये प्रेस्टिजियस या लग्जरियस नहीं है। एक स्वीडिश स्कैंडल हुआ था 95 में, जिसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोना सबलिन ने एक चॉकलेट खरीदी थी, नैपीस खरीदे थे और कुछ पर्सनल आइटम गवर्नमेंट के क्रेडिट कार्ड से खरीदे थे। इसको अपनी जॉब खोनी पड़ी इसकी वजह से, ऑल्दो कि इसने वापस दे दिए थे वो पैसे। थोड़े से बेनिफिट हैं, इसके बावजूद कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं काम कम करूं। कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। 2021 में पार्लियामेंट ने एक बिल पेश किया कि वो एमपी जो 60% वोटिंग मिस करते हैं उनको अपनी सैलरीज वापस देनी है। ये सब इसलिए किया गया कि स्वीडन को एक फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाना है और ये सब काम कर रहे हैं। स्वीडन इस वक्त दुनिया के 10 लीस्ट करप्ट कंट्रीज में से एक है। ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के मेजर्स में टॉप 10 में शुमार होता है। आप बताएं कि आपके मुल्क पाकिस्तान जो कि कर्जे में धंसा हुआ है, दफन है, उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स को तो जूते मारने चाहिए जो, और जनरलों को और जजीज़ों को जो इस नतीजे पे कंट्री को लेके आए हैं, जो अपने आम आदमी को सहूलत नहीं दे सकते। ये जब बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग पे तो स्वीडन के मेंबर को टोटल ट्रिप का $5,400 मिलता है। ये एक दिन में $5,400 से ज़्यादा एक एमपी खर्च कर जाता है। बिलावल भुट्टो हरामखोर जब ये जाता है तो 25 आदमी का स्टाफ लेके जाता है और सारा साल घूम रहा है, और जाके जिस मुल्क जाता है उस मुल्क के सबसे महंगे होटल में ना सिर्फ खुद रहता है, अपने स्टाफ को, अपने साथ आए हुए डेलीगेशन को रखता है। ये कर्जा मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, तो जितना कर्जा भीख मिलती है उससे ज़्यादा तो वहाँ पे खर्च करके आ जाते हैं। और फिर लास्ट ईयर की मैंने वीडियोस आपको दिखाई थी, नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये कनाडा गया था एक दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, 10 दिन रह के आया, 25 आदमी का डेलीगेशन लेके गया और हर आदमी की अपनी अपनी फैमिलीज लेके गए और सरकारी खर्चे पे नियाग्रा फॉल्स का पूरा ट्रिप किया। ये है पाकिस्तान के एमपीज, पॉलिटिशियंस, जजेस, जनरल्स, ब्रिगेडियर, सबका यह हाल है। आपको अभी एक छोटी सी वीडियो शुरू में जो दिखाई थी उसमें आपको बताया था कि इनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हासिल हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। और सबसे ऊपर जो करप्शन है, मैं कहता हूँ कि इन सब के ऊपर लानत भेज के इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देना चाहिए, जो पाकिस्तान के आज के मुजरिम हैं। ये हिंदू दुश्मनी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, इंडिया दुश्मनी कहाँ लेके आ गए इस मुल्क को। थोड़ा इनमें शर्म हो, थोड़ी हया हो,
तो ये सब चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। पाकिस्तान को IMF भी मजबूर नहीं करता कि ये नॉन डेवलपमेंट खर्चे हैं जो सरकारी उसके ऊपर जो हो रहे हैं उसको कम करे, बल्कि ख़त्म करे, जैसे स्वीडन में है। और ये खाली एक स्वीडन की तो मैंने मिसाल दी है, ये तकरीबन यूरोप का यही हाल है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 2 बेडरूम के एक छोटे से घर में रहता है। मैं नहीं रह सकता, मेरे पास 3 बेडरूम का घर था, वो हमें छोटा पड़ता था जब बच्चे बड़े हो गए तो। लेकिन यहाँ पे यही सूरत हाल है। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे सब मिरर क्रिस्टल है, सब कुछ अच्छा है, करप्शन वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन ये पाकिस्तान के मुकाबले में जन्नत की तरह रखा हुआ इन्होंने अपने लोगों को, और कहीं ये इस फैसिलिटीज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ नहीं लेते। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये याद रखिएगा कि हम ये चैनल आपकी ही मदद से चला रहे हैं। बढ़ चढ़ के आप अगर हमारी मदद करेंगे तो मैं जो मेरे पास पिछले काफ़ी अरसे से कुछ प्लान्स हैं जो मैं अपने चैनल को डेवलप करना चाह रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि मैं ये जो वीडियो बनाने, रिसर्च करना, ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे पास ना इतना टाइम होता है ना इतना पैसा होता है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकूं। तो आप बढ़ चढ़ के इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे आपके लिए मज़ीद बेहतर प्रोडक्शन कर सकूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।